Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जिस तरह से अनुप्रिया पटेल ने अपना बयान दिया है, अनुप्रिया पटेल को लगने लगा है कि जिस जहाज में वो सवार हैं वो जहाज में छेद हो गया और डूबने जा रही है। राजा भैया और अनुप्रिया पटेल दोनों सत्ता के पोषक है। दोनों लोगों का आप पूरा चाल चरित्र, ये दोनों लोग सत्ता के साथ ही रहते हैं। तो यही कारण है ये लोगों ने, और हमें लगता है राजा भैया बहुत कुछ अनुप्रिया पटेल के कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वोट ऑलरेडी उनका कंसोलिडेट है। और राजा भैया वैसे ही अगर आप देखें तो जो गुजरात से ओपाला से चली थी, वहाँ से छत्तीस राजपूत लोगों की नाराजगी जो राजस्थान में आई, उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में और अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ गई। अगर वहाँ से देखें आप तो ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा। सियासत में नेता भले ही चुनाव से बनते और बिगड़ते हों, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में नेता और राजा की पैदाइश को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल राजा भैया और अनुप्रिया पटेल के बीच शुरू हुए वाक युद्ध से। अनुप्रिया पटेल ने कौशाम्बी में एक जनसभा के दौरान कहा कि वो जमाने गए जब राजा पैदा हुआ करते थे, अब राजा ईवीएम पैदा करती है, ईवीएम बनाती है। तो राजा भैया ने भी पलटवार करते हुए कहा कि ईवीएम से नेता बनते हैं, अब तो राजा पैदा ही नहीं होते। खेमेबंदी अनुप्रिया पटेल और राजा भैया के बीच इन दो नेताओं के सहारे जो वोट बैंक बंटने की कवायद है, वो अगले 2 चरण में उत्तर प्रदेश की सियासत को क्या रंग दिखाएगी, इसी को समझने के लिए हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रमोद जी हैं, राजेंद्र जी हैं और रानी साहब हैं। शुरुआत आपसे, कैसे देखते हैं राजा भैया और अनुप्रिया पटेल के बीच में? पहले राजा भैया का बयान आया, उसके बाद अनुप्रिया पटेल ने कहा, तो क्या ये जो गोलबंदी है और ये गोलबंदी आने वाले 2 चरणों में कहीं पर असर डालेगी? सबसे पहले इस बात का जवाब दे दें, असर ही नहीं डालेगी, सूपड़ा साफ करेगी। हाँ, ये पूरी तरह से सूपड़ा नहीं साफ कर पाएगी, जिंदा रखेगी, सांसें आएंगी, लेकिन सूपड़ा साफ ही उसको मानिए। आपने सुना होगा कि समुद्र में बड़े बड़े जहाज चलते हैं, बेड़े डालते हैं, लेकिन उसी समुद्र बेड़ों में, उन्हीं समुद्री जहाज़ों में जब छेद होता है तो सबसे पहले वहाँ से चुहिया निकलती है, कूद जाती है, उसको लगता है कि जहाज डूब जाएगा। कुछ इसी तरह के सियासत इस समय उत्तर प्रदेश की धरती पे चल रहा। जिस तरह से अनुप्रिया पटेल ने अपना बयान दिया है, अनुप्रिया पटेल को लगने लगा है कि जिस जहाज में वो सवार हैं वो जहाज में छेद हो गया और डूबने जा रही। और मुझे लगता है कि इस समय वो चुहिया की गलतफहमी नहीं है, वाकई वो जहाज डूबने जा रही है। और जहाँ तक 2 बातें आपने कही कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान की पूरी तरह स्थापना कर ली, तो 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि अब जो राजा पैदा होगा वो बैलेट बॉक्स से पैदा होगा, किसी रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा। उनका अर्थ कहने का मतलब ये था कि इस देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था हो गई है और लोकतंत्र में जिसको प्रतिनिधि चुना जाएगा वो राजा नहीं होगा, वो सारे प्रतिनिधि अपना नेता चुनेंगे और उस नेता को राष्ट्रपति, चाहे टिटुलर हेड ही क्यों न हो, राष्ट्रपति उसे शपथ दिलाएगा। शपथ दिलाने के बाद उसके कार्यकारी पावर आ जाएंगे, तो वो राजा नहीं, राजा तो छोटे छोटे हुआ करते थे, वो पूरे देश का 565 राज हुआ करते थे, तो वो राजा नहीं है, राजा से बहुत बड़ी पावर है। तो वो उन्होंने बताया कि अब बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। लेकिन जो अभी अनुप्रिया ने जवाब इस तरह से प्रश्न किया है, हमें लगता है कि उनको ये लगने लगा कि जिस नाव में नहीं, जिस जहाज में वो बैठी, वो जहाज पूरी तरह से डूबने जा रहा है और शायद आधे से ज्यादा डूब गया है। ये आप थोड़ा सा विस्तार से और समझा दीजिए कि कैसे आप इस अनुप्रिया पटेल के इस बयान की व्याख्या करते हैं कि अनुप्रिया पटेल को लग रहा है कि ये जो बीजेपी का जहाज है वो डूबने जा रहा है। क्यों लगता है आपको ऐसा? ये तीसरा चुनाव है अनुप्रिया पटेल का गठबंधन के साथ जुड़ने का। इससे पहले इतना हल्का बयान उन्होंने कभी मिर्जापुर में भी नहीं दिया था। प्रतापगढ़ की धरती पर आकर के इस तरह का बयान दिया जाना, और ऐसी स्थिति में जब अमित शाह ने राजा भैया को बुला करके
कर्नाटक में बुला करके मीटिंग की हो और जौनपुर की सेटिंग की हो, ऐसी स्थिति में प्रतापगढ़ में पहुंच करके ये बात कहना आपको क्या लगता है? क्या संदेश जाते हैं? ये सियासत के संदेश क्या जाते हैं? ये 2 चरण के जो चुनाव है, 2 चरण के चुनाव में बीजेपी तकरीबन साफ है, 2 या 3 सीटें इसके दोनों चरण में आएगी, उससे ज्यादा सीट आने वाली नहीं है। और आप ये मान लीजिए, अभी तक हमें जो लगता था कि तकरीबन 32 सीट इंडिया गठबंधन को यूपी से मिलेगा, लेकिन अब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 32 से बहुत आगे जो इसकी संख्या जा रही है। एग्जैक्ट फिगर अभी हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन राजा भैया का क्या विरोध अनुप्रिया के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा? राजा भैया तो चूंकि बीजेपी से राज्यसभा का जब चुनाव हुआ, राज्यसभा में तो उन्होंने बीजेपी के लिए मतदान किया। अमित शाह बेंगलोर में जाकर के राजा भैया से मुलाकात भी करते हैं। राजा भैया के जो दूसरे करीबी हैं धनंजय सिंह, वो बीजेपी के साथ ही खड़े हैं, वो तो प्रचार करते आज नजर आ रहे हैं। तो फिर राजा भैया का विरोध ये बीजेपी के प्रति है, अनुप्रिया पटेल के लिए है? देखिए, एक बड़ी खूबसूरत सी बात है, छोटी सी, बहुत छोटी सी कहानी है कि एक ठाकुर साहब थे, बड़ी बड़ी मूछ थी उनकी, निकलते थे गांव से, तो उनका ये दावा था कि कोई भी मूछ खड़ी करके नहीं चलेगा। एक बनिया आ गया, वो भी मूछ खड़ी करके गया, दोनों विपरीत धारा से आए, एक जगह मिल गए। तो ठाकुर ने पूछा, अरे तू कौन है रे इतनी बड़ी बड़ी मूछ रखने वाला? तो बनिया ने कहा कि तू कौन है इतनी बड़ी बड़ी मूछ रखने वाला? तो उसने कहा कि अच्छा, तो ये तय करना होगा कि मूछ किसकी ऊंची रहेगी। तो ठाकुर ने कहा कि एक तलवार तुम लो, एक मैं लेता हूं, और चलो यहां लड़ाई करेंगे। बनिया तो बनिया ठहरा, उसने सोचा कि ये तो ठाकुर ठहरा, मार ही डालेगा। उसने कहा दिमाग लगाओ। उसने कहा ठाकुर साहब, आप ये नहीं ध्यान दे रहे हैं कि अगर आप मारे जाएंगे तो आपका परिवार अनाथ हो जाएगा, मैं मारा जाऊंगा तो मेरा परिवार अनाथ हो जाएगा, लेकिन ये भी तय करना है कि मूछ किसकी ऊंची रहेगी। इसलिए एक तलवार आप लीजिए, जाइए अपने परिवार को काट के आइए, एक तलवार मैं लेता हूं, अपने परिवार को काट के ले आता हूं, फिर यहां तय करेंगे मूछ किसकी ऊंची रहेगी। ठाकुर साहब गए रुतबे में, पूरा का पूरा परिवार साफ किया और आ गए वहां। बनिया थोड़ी देर बाद आया, बोला कि ठाकुर साहब हम लोग क्यों लड़ेंगे? उसने कहा कि भाई ये तय करना है कि मूछ किसकी ऊंची रहेगी। बनिया ने कहा, अरे छोड़िए ठाकुर साहब, मैं ही अपनी नीची कर लेता हूं, क्या फायदा लड़ करके दोनों का। तो इसी तरह से अनुप्रिया को पूरी तरह से मालूम था कि ठाकुर को जज्बाती बनाया जाए तो निश्चित तौर पे जिधर हम हैं, नुकसान नहीं होगा अनुप्रिया को, क्योंकि उनकी जो पार्टी है, या आने वाले मिर्जापुर में तो अब सीधे से चुनाव उन्हीं का है, तो इसका जो क्षत्रिय वोट बैंक है बीजेपी को भी नुकसान करेगा। पहले ही क्षत्रिय नाराज है। एग्जैक्टली ये रणनीति के तहत किया गया है, क्योंकि अनुप्रिया की जो आस्था थी वो बदल गई है, दूसरी तरफ जा रही है। उससे पहले, जाने से पहले इस तरह का मैसेज देना जरूरी था अनुप्रिया के लिए कि मैं इंटरनल आपके लिए क्या काम कर सकती हूं। और उस मैसेज ने ये कर दिया कि बीजेपी जो 5 सीटें जीतने की स्थिति में थी, इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, मछली शहर, मिर्जापुर, और वो 5 सीटें बीजेपी हारने जा रही, समाजवादी पार्टी जीतने जा रही। चलिए देखते हैं आगे वाले। राजेंद्र जी, एक सवाल आपसे, ये इस पूरी चर्चा में इसलिए बहुत अहम, क्योंकि जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल का जो बेल्ट है, प्रतापगढ़ से लेकर के मिर्जापुर तक, वहां पे राजा भैया ने खुले में एक कहा कि अनुप्रिया पटेल का वो विरोध कर रहे हैं। अभी भी राजा भैया ने समाजवादी पार्टी के उनके कार्यकर्ता, उन्होंने चूंकि निर्णय अपने लोगों के बीच छोड़ दिया था, उनके कार्यकर्ता डिस्ट्रिक्ट लेवल पे समाजवादी पार्टी के साथ हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल से 1 to 1 हो गया है। इसका खामियाजा बीजेपी को, अनुप्रिया पटेल को कैसे देखते हैं? क्या ये ओबीसी वोट बैंक की गोलबंदी है? क्योंकि एक तरफ संगम लाल गुप्ता कहते हैं कि क्या तेली का बेटा सांसद विधायक नहीं हो सकता है, वो भी एक इमोशनल कार्ड खेला। हमारा कहना यह है कि अनुप्रिया पटेल ने ये जो बयान दिया है बड़ा सोच समझ के दिया है। उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो पहला कारण, उनको अब लगने लगा है कि जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा कि ये समुद्र, मतलब ये नाव डूब रही है, तो इस वजह से ये दिया। दूसरा, अपने मतदाताओं को कंसोलिडेट भी करना है, क्योंकि राजा भैया और अनुप्रिया पटेल दोनों सत्ता के पोषक है। दोनों लोगों का आप पूरा चाल चरित्र, ये दोनों लोग सत्ता के साथ ही रहते हैं। तो यही कारण है ये लोगों ने, और हमें लगता है राजा भैया बहुत कुछ अनुप्रिया पटेल का कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वोट ऑलरेडी उनका कंसोलिडेट है। और वो ये बयान जो दिया है, उन्होंने अपने मतदाताओं को उत्सर्जित करने के लिए दिया है। 5 चरणों के चुनाव में मतदाताओं का रुख बड़ा उदासीन रहा है।
तो ये इस घटनाक्रम से दोनों तरफ तलवारें खींच गई हैं और दोनों लोग अपने मतदाताओं को कंसोलिडेट करने। इसका कैसे असर देखते हैं आने वाले 2 चरणों के चुनाव में, क्योंकि ये जो 2 बेल्ट हैं बहुत अहम हो जाती हैं। पूर्वांचल आप समझ लीजिए कि प्रयागराज से लेकर के और पूरा गोरखपुर, अभी जौनपुर में है अम्बेडकर नगर, ये पूरा बेल्ट इसी से प्रभावित है। तो ये जो जातियों की गोलबंदी तो नहीं है कि इससे जातियों की गोलबंदी मजबूत होगी, किसका पलड़ा भारी हो जाएगा। राजा, और वैसे पहले भी जो क्षत्रियों की नाराजगी है उसी को दूर करने के लिए राजा भैया से भी कहा गया कि मुलाकात हुई, और राजा भैया ने तो आस्था बीजेपी की तरफ दिखाई ही थी। उन्हीं के कहने पर तो राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह ये तमाम लोग आए भी थे। तो फिर अब ऐसी क्या बात हो गई कि राजा भैया ताल ठोक रहा अमित शाह से मुलाकात के बाद भी? ऐसा है, ये राजा भैया का जो मकसद भाजपा से पूरा नहीं हुआ है और अब उनको लगने भी लगा है, उनको भी ये महसूस होने लगा है कि शायद वो चीज़ें इनकी जो सत्ता के साथ रहने का वो धारणा पूरी नहीं होगी। इसीलिए वो भी अब सपा के साथ जाने के जो सुनने में आता है कि हर सपा के प्रत्याशियों को समर्थन कर रहे हैं। तो उनके समर्थन करने से सपा को तो, लेकिन सपा उनको गद्दार के रूप में जानती है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने जो किया था वो ये कहा गया कि जितने भी सपाई विधायक क्रॉस वोटिंग किए वो सब राजा की अगुवाई में। तो ये इसी वजह से वो शायद अपना भविष्य थोड़ा देख रहे हो राजा भैया कि इधर भी थोड़ा देखा जाए। प्रमोद जी से कमेंट ले लेते हैं। प्रमोद जी, आप राजा भैया को उस दौर से जब वो बीएसपी मायावती ने टाडा पोटा लगाया, और तब भी आप ही के सामने उनका डेब्यू हुआ था, वो आए थे, कैसे देख रहे हैं राजा भैया कितने भारी पड़ेंगे? ये जो गोलबंदी है, जो वाकयुद्ध शुरू हुआ है, ये किसके लिए फायदेमंद, किसके लिए नुकसानदायक, क्या जातियों का समीकरण बनेगा, बिगड़ेगा? संतोष जी, पहले तो एक राणा साहब की एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि अनुप्रिया ने नाव डूबने की वजह से ये पाला बदला या उस वजह से बयान दिया। मुझे लगता है कि वो कहीं दंभ में या मतलब 2 बार सांसद रही, मंत्री हो गई, और शायद इस गलतफहमी में कि अब हमारा कोई मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि शायद उस दंभ में दिया गया बयान के रूप में मैं देखता हूँ कि उस रूप में है। जहाँ तक छेद की बात कही कि नाव में छेद हो गई, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं वो बदले हुए तो हैं। इस बात से मैं राणा साहब की तो सहमत हो सकता है, लेकिन बयान ये इस ढंग से नहीं दिया गया, ये कुछ दंभ में दिया गया बयान है। लेकिन उन्होंने ये नहीं समझे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ऐसा नहीं है कि राजा भैया को हल्के ढंग से ले लिया जाए। राजा भैया का चाहे, और आप ये देख लीजिए, राजा भैया ने उसका पलटवार किया, न केवल पलटवार किया, उसके बाद वो मिर्ज़ापुर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि अब, और वो मिर्ज़ापुर में रह के इनको हराने के लिए वो पूरे अपने ताकत लगाने में जुट गए हैं। जहाँ तक राजेंद्र जी ने ये बात कही कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी में वो आ गए और उन्होंने वहाँ नुकसान किया, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें विधान परिषद के चुनाव में उनसे मदद ली थी, राज्यसभा में मदद ली थी, बाकी भी मदद देते रहे। उनका अपना वो समाजवादी पार्टी के विधायक तोड़ करके ले आए थे, तो फिर किस लिहाज से वो समाजवादी पार्टी की तरफ मोहब्बत का पैगाम ये चिट्ठी भेज रहे हैं? मैं वही बात आपको बताने जा रहा हूँ कि असल में चूंकि देखिए 2 चीज़ें हैं। समाजवादी पार्टी का उनके ऊपर एहसान भी है राजा भैया पे, और वो मानते भी हैं। जब मायावती जी का मामला हुआ था, जिसमें उनके पिताजी का, राजा साहब का, जब उन्होंने किया था, तब समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई थी, तो वो भूलते नहीं हैं। जहाँ तक राजा भैया को मैं जानता हूँ तो वो भूलते नहीं। हाँ, लेकिन अखिलेश से उनके वैचारिक मतभेद हो गए थे, इसलिए वो समाजवादी पार्टी से हट गए थे। लेकिन शिवपाल से उनके संबंध अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं। राज्यसभा में तो प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम पटेल राजा भैया के पास गए थे समर्थन मांगने, तब भी नहीं दिया। फिर नहीं दिया था उन्होंने, चूंकि अखिलेश से, मैंने आपसे कहा ना, अखिलेश से उनके वैचारिक मतभेद रहे या अखिलेश से उनकी दूरियां रहीं, इसलिए नहीं गए। लेकिन राजनीति में मतभेद, लड़ाई कोई मायने नहीं रखता, वक्त के साथ सारी चीज़ें पलट जाती हैं। जब ये गए, जो राजा भैया जब वहाँ गए हैं मिलने के लिए, उससे पहले वो चाहते थे कि हमारी पार्टी को एक टिकट दे दी जाए, और यही बात उन्होंने अपने समर्थकों की जब बैठक बुलाई अपने यहाँ, तो उन्होंने एक बात ये कही कि चूंकि हमारा कोई प्रत्याशी नहीं है, हमारा किसी से गठबंधन नहीं है, तो समाजवादी पार्टी से तो उनके दूरियां थी, गठबंधन का कोई प्रश्न नहीं था इंडिया गठबंधन में आने का।
भारतीय जनता पार्टी की मदद की थी विधान परिषद चुनाव में भी और राज्यसभा के चुनाव में भी, वो उनको सीट मिली नहीं, वो भी एक नाराज़गी थी, यह नाराज़गी है। उसके बाद फिर जब ये आ गए तो वो एक कहावत है इधर पश्चिम में कि बहन रो रही थी और भैया आ गए तो वो फपक कर रोने लगी। तो वो अनुप्रिया ने कर दिया, वो उन्होंने जो ये बयान दे दिया। अच्छा, उनको तो कुछ चाहिए था, मुद्दा चाहिए था राजा को अपनी नाराजगी जताने का, ये बताने के लिए। ये ठीक वैसे ही ये खेल हुआ है जैसे धनंजय का टिकट वापस हुआ पत्नी का, कि कहने का काम की काम है, अंगड़ाई की अंगड़ाई है, कि पता लगे कि हमको ये भी नहीं कहा कि हम भाग गए, हमारा टिकट काट दिया बसपा ने, तो भाई मजबूरी है हमारी, हम कहाँ इन टाइम पर जाएं। वो राजा भैया का हुआ। राजा भैया को भी ये चाहिए तो था ही कि हमको विरोध करना है, और अखिलेश से बीच में सामंजस्य बैठ गया था। ये इधर से अनुप्रिया ने यह बयान दे दिया कि कोख से पैदा नहीं होते हैं, ईवीएम से पैदा होते हैं, तो उन्होंने भी उसका काउंटर कर दिया। तो मुझे लगता है कि इसका निश्चित रूप से देखिए कौशाम्बी में इसका फ़र्क पड़ेगा, प्रतापगढ़ में इसका फ़र्क पड़ेगा, मिर्ज़ापुर में भी पड़ेगा। मिर्ज़ापुर में तो राजा भैया ने अपनी एक नाक का बाल बना लिया है। अगर जो मुझका सवाल बना लिया, नाक का मुझकी एक बेकी बात है, वो बना लिया है, तो वो वहाँ के लिए चल भी दिए हैं। तो लेकिन एक चीज ये है कि राजा भैया क्षत्रियों के एक बड़े नेता कहे जाते हैं, तो एक चीज ये बताइए कि राजा भैया के करीबी हैं, राजा भैया के करीबी धनंजय सिंह, विनीत सिंह लेकिन अनुप्रिया पटेल के साथ मंच शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हम अनुप्रिया पटेल के साथ हैं। तो ये कैसी मतलब क्षत्रियवाद है, ये कैसे? राजा भैया तो जब राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करवाई तो जितने लोग थे सिवाय रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे को छोड़ करके बाकी सब क्षत्रिय थे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, ये सारे लोग। तो वो फिर कैसे कि विनीत सिंह कह रहे हैं कि नहीं, हम बीजेपी के साथ हैं, राजा भैया से हमारे व्यक्तिगत। तो ये जो राजा भैया का फैक्टर है, ये क्या इन सीटों के अलावा जो 7वां फेज है, अंतिम फेज है, वहां तक जाएगा? हाँ, निश्चित रूप से जाएगा, क्योंकि राजा भैया आ गए। ये बात अलग है कि विनीत सिंह जी एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो अभी खुल के आने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अगर निष्क्रियता भी हो जाएगी तो भी नुकसान होगा। और जो ये सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो 2 चरण बचे हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ जिस ढंग से महंगाई का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, और इधर संविधान बदलने की बात से जो भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल इंजीनियरिंग था, जो 14 के बाद बना था, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, ये जो उसको डेंट लगा है। और राजा भैया वैसे ही अगर आप देखें तो जो गुजरात से उपाला से चली थी, वहाँ से छत्तीस लोगों की नाराज़गी जो राजस्थान में आई, उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में और अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ गई। अगर वहाँ से देखें आप तो ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा, और इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और प्लस ये क्षत्रिय, जिसको मतलब किसी ढंग से जौनपुर की सीट बचाने के लिए उसमें राजा भैया का भी योगदान रहा कि उन्होंने धनंजय को समझाने की कोशिश करी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कि भाई तुम आ जाने दो, मतलब बीजेपी के प्रत्याशी को जीतने दो। तो वो उन्होंने जिस ढंग से वापस हुआ, तो वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से वो जो क्षत्रियों का मैनेजमेंट हो रहा था वो फिर गड़बड़ा गया है। क्षत्रियों का मैनेजमेंट गड़बड़ा गया है। राणा साहब, क्षत्रियों का मैनेजमेंट जो गड़बड़ाया है, जो वोट की जो पॉलिटिक्स है, जो जातिगत समीकरण है, ओबीसी को लेकर के अनुप्रिया पटेल का ही मुद्दा, या बाकी हिस्सों में जाते हैं तो राजा भैया, धनंजय सिंह, विनीत सिंह, इन सब को लेकर के क्या आने वाले 6वां चरण और 7वां चरण किसके लिए? अनुप्रिया पटेल के लिए तो वो मिर्जापुर से हैं, तो वहां पर राजा भैया खुद ही एक तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। तो ये कितना हावी, ये जातियों का जो गोलबंदी है वो हो पाएगी इन दोनों की वजह से? देखिए, ये जो अभी कहा जा रहा था, ये बात आई थी कि राजा भैया के पहले अनुप्रिया को ये लगा कि भाई हमें जो है छत्री के खिलाफ जो जातियां हैं उन वोटों को गोलबंद करने की ज़रूरत है। लेकिन ये भी हमें आपको समझना चाहिए कि प्रतापगढ़ एक ऐसा ज़िला है, और ख़ास तौर से कौशाम्बी के 2-3 विधानसभाएं ऐसे हैं
बाबागंज और कुंडा से राजा भैया खुद है, बाबागंज उनके समर्थित है। ये तो प्रतापगढ़ का है। और जो उसके कौसाम्बी की जो स्थितियां हैं, वो स्थितियां इस तरह की हैं कि जहां निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ करता और उस चुनाव को बड़े पैमाने पे राजा भैया प्रभावित करते हैं। इसको चाहे हम लोग स्वेच्छा से स्वीकार कर लें या अनमने ढंग से स्वीकार कर लें, स्वीकार करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में कि कहते हैं कि मैन ईटर्स आर मेड नॉट बॉर्न, नरभक्षी बनाया जाता है, पैदा नहीं होता। तो ऐसी चुनाव की स्थिति में राजा भैया को शेर ही नहीं रहने दिया गया, बल्कि नरभक्षी बनाने का प्रयास किया गया है। तो जाहिर सी बात है, जब नरभक्षी बनाने का प्रयास किया गया है तो वो जो स्क्रिप्ट लिखा गया है, इतनी आसानी से लिखा गया स्क्रिप्ट नहीं है। बहुत दूरगामी परिणाम के हिसाब से स्क्रिप्ट लिखा गया होगा। अगर आप हिटलर की हिस्ट्री जानते हो तो हिटलर का पतन तब शुरू हुआ था जब हिटलर ने ये कहा कि आर्य कौम पैदा ही इसीलिए होते हैं कि पूरी दुनिया में वो राज करें। तभी उनका पतन होना शुरू हुआ था। और ये बीजेपी का, और बाकी लोग क्या बीजेपी का फुल फॉर्म जानते हैं, मुझे नहीं मालूम क्या फुल फॉर्म है, लेकिन जो उसके चरित्र को उजागर करता है वो ये उजागर करता है भ्रष्टाचार जननी पार्टी। तो उस भ्रष्टाचार जननी पार्टी का निश्चित तौर पे इस समय ये मतलब ये इस समय जहाज डूब रहा है, आपको चरित्र उजागर करता है। जहाज डूब रहा, पूरी तरह से डूबने वाला है और उसमें छेद ही। अच्छा, इसकी जो जातियों की जो गोलबंदी है, क्या ये हो पा रही है? जातियों की गोलबंदी हुई है, चाहे वो 400 पार का नारा हो, संविधान बदलने की बात हो, आरक्षण को खत्म करने की बात हो, क्योंकि आरक्षण को लेकर के अब सियासत और तेज हो गई है। एक कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल की सरकार को लेकर के कहा कि ये जो आरक्षण है बीते 20-21 सालों के सारे सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट को ही के आदेश को मानने से मना कर दिया। अब एसटी हसन जो समाजवादी पार्टी के नेता, वो कह रहे हैं कि अब राष्ट्रीय स्तर पे अगर इंडिया गठबंधन आएगा तो मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा, जिस तरीके से हिंदू जातियों को आरक्षण। तो क्या ये सारे मुद्दे ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं? ये उत्तर प्रदेश के 2 चरणों पर हावी रहेंगे? देखिए, इसमें कोई दोरा नहीं। जातियां ये सत्य हैं इंडिया के लिए, उसे कोई इनकार नहीं कर सकता। किसी ने अगर ये कह दिया कि हमने जातिवाद खत्म कर दिया तो वो कोरा बकवास है, उस पर कोई आधार नहीं है। और जातियां अपना महत्व तो रखती हैं, जातियों में उनके रिश्ते हैं, जातियों में उनके संबंध हैं, और जातियों का आधार पे ही जब वो आगे बढ़ते हैं तो जातियां कभी नहीं खत्म होगी। और इस बात को राहुल गांधी ने भी बड़े पैमाने पे कहा कि 90% लोग ऐसे हैं जो देश में विकास के मुख्य धारा है, उस धारा से उनको हटाया गया है। इसलिए जब हमें मौका मिलेगा तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, सीबीआई, ईडी, रा, आईबी, सब में उनको प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो अगर मुस्लिम को भी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा तो उसको आरक्षण नहीं कहा जा सकता। वो संविधान की एक भावना है, मूल भावना है, वो संवैधानिक अधिकार है। उसको अगर दिया जाता है तो निश्चित रूप पे माना जाएगी ये सरकार जो है वो रिप्रेजेंटेटिव की गवर्नमेंट है, लोकतंत्र के आधार पर आगे चल रही है, लोकशाही के आधार पर आगे चल रही है, जमहूरियत को मजबूत कर रही है। तो इसको आरोप लगाना बेमानी है। राजन जी, जातियों का जो ध्रुवीकरण है, क्या ये हो पा रहा है? संविधान, 400 पार, इन सब मुद्दों को लेकर के। और ये पहली बार ऐसा है कि ये देश का चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर नहीं हो रहा है। अब लोग अपने व्यक्तिगत जो सरकार ने अभी तक का 10 सालों में तमाम चीज़ों से दिग्भ्रमित किया गया है। हम जब जमीन पे जाते हैं, सबसे बड़ी बात दलितों और पिछड़ों मुस्लिमों को इस बात का डर, ऐसा 400 पार का जब इन्होंने नारा दिया तो उनको एहसास हो गया कि ये संविधान को ख़त्म कर देंगे। इनके तमाम सांसदों ने आग में घी का काम किया और वो इतना तेजी से फैला, आज वो ये लोग इतना सफाई दे रहे हैं, गले की हड्डी बन गया, गले की हड्डी बन गया। और वो इतना तेजी से, हाँ, ये इतना तेजी से जो दलित जो 5 किलो राशन के चक्कर में दिया था, अब वो नहीं दे रहा है। 2022 में उसी ने दिया था, सही कह रहा है, इनको दिया था इनको, लेकिन अब इस समय वो नहीं दे रहा है। और वो बहुत तेजी से देखिए, अब दलितों के साथ ये दोनों, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, और दोनों में अब दलितों के सामने ये है कम जहरीला कौन है, तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है, तो कम जहरीले वाले के पास वो जा रहा है। कम जहरीला मतलब? कम जहरीला कांग्रेस इस समय। हाँ, अब सबसे बड़ी बात है 1984 से लेकर 2022 तक दलित वोट बैंक
पूरी तरीके से बहन जी के साथ था, धीरे धीरे उनकी। लेकिन जो उन्होंने अभी आकाश आनंद को हटाया उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट गया है और दलितों में ये संदेश गया कि बहन जी पूरी तरीके से, बहन जी पर दबाव है कि भाजपा ने हटवा की तरह काम बी पार्टी की तरह। लेकिन दलितों में ये संदेश गया कि भाई इनकी दबाव की वजह से आकाश के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उसका बहुत बड़ा कि वो अब बसपा को भी नहीं वोट दिया है। तमाम अभी एक सीनियर लीडर बसपा के कभी रहे हैं तो उन्होंने हमको बताया कि बहुत सारे लोग वो पूछ रहे थे कि हम वोट इस बार किसको दें, तो उन्होंने कहा कि भाई आपके सामने विकल्प है, बसपा इस समय कोई प्रभावशाली नहीं है, तो जहां प्रभावशाली है वहां दीजिए, जो आपके हितों की बात करता है उसकी ओर जाइए। तो कांग्रेस इस समय बहुत तेजी से बात कर रही है संविधान बचाने के और उनको आरक्षण बचाए रखने की, ये सब। तो इस वजह से ये है। क्या संविधान बदलने 400 पार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा गया, उस घेरने में विपक्ष सफल हो गया, इसका साइड इफेक्ट बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है? नहीं, निश्चित रूप से संतोष जी, देखिए इसमें विपक्ष ने घेरा नहीं, मैं तो कहूंगा कि ये मुद्दा खुद दे दिया, मुद्दा उन्होंने खुद थाली में परोस के दे दिया है कि आप हमारी 400 की व्याख्या करिए। जो फैजाबाद के लल्लू सिंह ने, आप गुजरात का ले लीजिए, जो उन्होंने जिस ढंग से वहाँ किया, बाकी आप राजस्थान आ जाइए, फिर पश्चिम आ जाइए, फिर यहाँ अनुप्रिया ले लीजिए। तो ये जो बात रखी गई कि अगर हमारे 400 हमको चाहिए, जो ये मुझे लगता है कि कोई एक सुनियोजित ढंग से नहीं, ये जो एक ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की प्रशंसा में और ये साबित करने के लिए हमसे बड़ा कोई लॉयल नहीं है। जैसे इंडिया शाइनिंग एक तरीके से बीजेपी के लिए उल्टा पड़ गया था, ठीक वैसे ही। तो मुझे लगता है कमोवेश वही स्थिति है। तो वो उन्होंने ये कहा कि 400 आप दे दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, और उसका विपक्ष ने और कांग्रेस ने, बीजेपी सफाई दे रही है। सफाई तो देखिए, तीर निकल जाने के बाद जो है वो उसकी सफाई आप कितनी भी दीजिए, लेकिन उसकी फिर भरपाई नहीं हो पाती है। वो मैसेज कहीं ना कहीं चला गया। आप पिछले जो 5 चरण के चुनाव हो गए हैं उसमें तो मैसेज चला गया। और अभी जो राजेंद्र ने ये बात कही कि बी टीम के रूप में बसपा काम कर रही, एक तो वो मैसेज था, दूसरा ये संविधान संशोधन आ गया, जिस ढंग से प्रतापगढ़ में सीट हटाया गया, जिससे कि आनंद को हटाया गया, तो उससे दलितों में दलित मायावती को पसंदीज नहीं करता था। काशीराम जी का एक अलग मिशन था, वो लेके आए थे, और इन्होंने जो मायावती ने जो वहाँ दमदारी से बात रखने की कोशिश करी, या जो तीर तराजू और तलवार जैसे नारे दिए उन्होंने, उसका जो एक इम्पैक्ट हुआ वो दलितों को बहुत भाया। और अब आके जिस ढंग से उन्होंने आनंद को हटाया और जिस ढंग से उन्होंने वो किया, तो वो निश्चित रूप से उससे बड़ा मायूस हुआ दलित, और वो शायद शिफ्ट हुआ। और वही स्थिति हुआ कि आरक्षण के मामले को लेकर पिछड़ा और अति पिछड़ा, ये उसमें से शिफ्ट हुआ। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान दे रहा। वोटिंग कम हुई, इनका कार्यकर्ता निकला नहीं शहर का, इनके जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो शिथिल रहे, उनमें मायूसी रही, या वो निकले नहीं, कारण जो भी कुछ रहे हों। तो ये कहीं ना कहीं एक पूरा इम्पैक्ट इस ढंग का बन रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं तमाम भारतीय जनता पार्टी के मोदी के प्रयासों के बावजूद वो एक मुश्किलें खड़ी कर रहा है उनके सामने। और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, उनकी पार्टी जिम्मेदार है, पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं कि जो इशू विपक्ष को देते चले जा रहे हैं। एक आखिरी कमेंट सभी से एक आखिरी कमेंट ले लेंगे। आने वाले 2 चरण किसके लिए राह कठिन? निश्चित रूप से अगर आप देखें तो पूर्वांचल के जो 2 चरण बचे, वहाँ दलित, वहाँ पिछड़ा, अति पिछड़ा, वहाँ के समीकरण यही है। और अगर ये सही है कि आरक्षण को लेकर निचले तक ये मैसेज गया है, दलित को लेकर कि संविधान बाबा साहब का बदल जाएगा, उसको लेके गया है, और जो 5 चरण में जो थोड़ा बहुत दिखाई दिया है, मुझे लगता है उसका और ज़्यादा प्रभाव इम्पैक्ट यहाँ पड़ेगा। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल की सीटों पर कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। रतन भाई, 2 चरणों में किसके लिए राह कठिन? भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, सबसे ज्यादा स्टेक उसी के दांव पर है इस बार। तो हमारा मानना है कि जो इतने 5 चरणों में जो चुनाव हुआ है, अभी तक जो दिख रहा है हम लोगों को जमीन पर कि नुकसान इन्हीं को है, और आगे भी संभावना इसी बात की है कि विपक्ष हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज। और दूसरा सबसे बड़ी बात, पिछली बार बीजेपी एजेंडा तय करती थी, इस बार विपक्ष के एजेंडे में फंस रहे हैं।
भाई संविधान वाला मामला क्या है, यही तो है। ये उनके एजेंडे में फंस गई। हाँ, इस बार बीजेपी उनके एजेंडे में फंसती जा रही है। एक आपसे भी कमेंट कि आखिरी के 2 चरण किसके लिए राह कठिन, किसके लिए आसान? वो तो एक शब्द में कह दें कि निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार जननी पार्टी के लिए कठिन रहा है पनघट की, बहुत ही कठिन। और दूसरा ये कह रहे थे कि देखिए, दादा कोड़के की एक पिक्चर आई थी, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। उसने कहा था दिया मतलब लालटेन तेरे हाथ में, लेकिन लोगों ने कुछ अलग समझ लिया। उसी तरह ये बड़े बुद्धिमान लोग हैं, इन्होंने नारा ही दिया था 400 पार, मतलब 400 के बाद जितनी भी सीटें हैं उस पर मेरा विशेष अधिकार है। 400 तक की हम क्लेम नहीं करने जा रहे हैं, 400 के पार जो भी सीटें बचती है उस पे हम क्लेम करेंगे। लेकिन उनके तबलचियों ने उस 400 को उनके गले का एक तरह से फांस बना दिया। आने वाले 2 चरण किसके लिए कठिन? निश्चित तौर पे आने वाले 2 चरण में तकरीबन 23 सीटों का चुनाव हो रहा है। 23 सीट में अगर 3 सीट भ्रष्टाचार जननी पार्टी जीत जाए तो आप उसको बहुत बड़ी उपलब्धि मान के चलिएगा, और न जीते तो मान लीजिएगा कि जितना बड़ा पाप था तुम्हारा, पाप का घड़ा भर गया। और तुमने ही 22 जनवरी को राम नाम सत्य की बात की थी और तुम्हारा राम नाम सत्य हो गया, और वैसे भी गंगा ने तुम्हें बुलाया ही है, तो शायद। राणा साहब हैं, ये बीजेपी की एक उनका अपना एनालिसिस है, लेकिन बाकी लोगों के लिए कहना है कि आने वाले 2 चरण बीजेपी के लिए बहुत कठिन होंगे। बीजेपी के लिए 400 पार का नारा, संविधान बदलने की जो बात इंडिया गठबंधन ने की, या फिर राजा भैया और अनुप्रिया पटेल, इन 2 नेताओं से जो वोट की खेमेबंदी हुई, वोटों का जो ध्रुवीकरण हुआ, वो बीजेपी की राहें मुश्किलों भरी लेकर आएगा। यूपी तक में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।